गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के राजवंश, और राजस्थान के राजवंशों में अनेक राजवंशों के बारे में हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है मेवाड़ का गुहिल वंश। तो मेवाड़ के गुहिल वंश से संबंधित कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे, उनके बारे में हम जानते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं आज का हमारा प्रश्न और उत्तर। तो राजस्थान के राजवंश में मेवाड़ का गुहिल वंश और गुहिल वंश से संबंधित प्रथम प्रश्न देख लेते हैं कि मेवाड़ के गुहिल वंश के संस्थापक कौन थे और ये किन के पुत्र थे और इनका पालन पोषण किसने किया था। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। तो संस्थापक थे गुहिल, गुहिल या गुहादित्य, इसको गुहिल भी कहते हैं और गुहादित्य भी कहते हैं। और ये शिलादित्य के पुत्र थे और इनका जो पालन पोषण था वो कमलावती ने किया था। मेवाड़ राज्य का ध्येय वाक्य क्या था? ध्येय वाक्य एक नारा होता है ना, तो वो क्या था? तो मेवाड़ का था, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे खरतार। मतलब जो धर्म पर अडिग रहता है उसकी लाज ईश्वर रखता है। और जो आमेर, जो जयपुर में है, आमेर का जो ध्येय वाक्य था वो था, यतो धर्म स्थितो जय। जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। मेवाड़ के गुहिल वंश की स्थापना कब हुई और उनकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मेवाड़ के जो गुहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में हुई थी और इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी नागदा। नागदा राजधानी इनकी प्रथम राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि गुहिल वंश के बारे में अनेक इतिहासकारों का क्या मत है। मतलब अनेक इतिहासकार क्या क्या बताते हैं कि गुहिल वंश कहाँ से चला है या किनके पुत्र थे या कहाँ से आए। तो गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि ये नागर ब्राह्मण थे, नागर ब्राह्मण थे। जीएच ओझा कहते हैं कि ये क्षत्रिय थे। और कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं कि ये लोग विदेश से आए थे, विदेशी थे। और अबुल फजल ने कहा है कि ईरान के बादशाह जो नौशेख अहिल थे ये उनकी संतान है। तो ये विद्वानों का अलग अलग मत है और ये क्वेश्चन किसी भी तरह से बन सकता है। जैसे क्वेश्चन आ गया कि अबुल फजल के अनुसार गुहिल वंश की स्थापना या ये कहाँ से आए थे, तो ईरान के बादशाह नौशेख अहिल की संतान। तो ये क्वेश्चन किसी भी तरह से बन सकता है, आपको ये याद जरूर रखना है। बप्पा रावल के विषय में, अब मेवाड़ के जो शासक बने थे बप्पा रावल, तो बप्पा रावल के बारे में कुछ इतिहास में इस तरह का मिलता है कि ये मेवाड़ के प्रथम प्रतापी राजा थे। मतलब ये बहुत ज्यादा सूरवीर थे। और ये ऐसा लिखा है, ऐसा मिलता है कि 32 हाथ की ये धोती पहनते थे, 35 हाथ का ये दुपट्टा रखते थे और 32 मन की तलवार रखते थे। इन्हें नाश्ते में 4 बकरे खाने के लिए इनको दिए जाते थे। मतलब इस तरह का मिलता है। अब ये अतिशयोक्ति है या रियलिटी है ये तो इतिहासकार जाने, लेकिन मतलब इस तरह की जानकारी इनके बारे में, बप्पा रावल जी के बारे में मिलती है। आगे देखते हैं राजस्थान के राजवंशों के राज तिलक कौन कौन करते थे। मतलब जो राजस्थान के राजवंश थे उनका जो राज तिलक था, जैसे कोई नया राजा बना तो उनका राज तिलक कौन कौन करता था। तो आमेर जयपुर, जो आमेर के राजा हुआ करते थे उनका मीना जाति के लोग करते थे राज्याभिषेक। मारवाड़ में जो राजा बनते थे उनको बगड़ी के ठाकुर उनका राज्याभिषेक करते थे। और बीकानेर में जो राजा बनता था उनका गोदरा समुदाय के जो जाट थे वो इनका राज्याभिषेक करते थे। और हम पढ़ रहे अभी मेवाड़, तो मेवाड़ के जो राजा बनते थे उनका ऊंदरी या ओगना, ये 2 गांव है, यहाँ के भील इनका राज्याभिषेक करते थे। तो ये राज्याभिषेक से संबंधित है कि किस राजवंश का राज तिलक कौन करता था। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा राजवंश कौन सा था? तो गुहिल राजवंश था। और गुहिल राजवंश क्या, चित्तौड़ में जितने भी राजवंश हुए वो वीर और उनका नाम इतिहास के अंदर सम्मान से लिया जाता है। बप्पा रावल के सोने के सिक्के की तौल क्या थी? अब बप्पा रावल ने प्रथम क्या है, सोने के सिक्के चलाए थे। तो 115 ग्रेन के ये एक सिक्का हुआ करता था और ये प्रथम मेवाड़ी राजा था जिसने सोने के सिक्के चलाए थे। इससे पहले मेवाड़ के अंदर सोने के सिक्के प्रयोग में नहीं लिए जाते थे। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूपमंडन का संबंध किससे है? तो ये रूपमंडन का संबंध है मूर्ति कला से।
राणा कुंभा को किन किन नाम से जाना जाता था, मतलब राणा कुंभा जो हुए मेवाड़ के राजा, वो प्रतापी राजा थे, तो उनको किन किन उपनामों से या लोगों ने क्या क्या नाम दे रखे थे। तो उनको अभिनव भट्टाचार्य भी कहते थे, हिंदू सुल्तान भी कहते थे, छाप गुरु भी कहते थे, राय रायरान भी कहते थे, दान गुरु भी कहते थे, हाल गुरु भी कहते थे, और पदम गुरु भी उनको कहा जाता था। ये सब राणा कुंभा के उपनाम हैं। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खान को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? तो 3 बार आक्रमण करने के लिए भेजा था, लेकिन सफलता उसे नहीं मिली थी। इसके बाद में वह एकमात्र व्यक्ति जो कुंभलगढ़ दुर्ग को जीतने में कामयाब हुआ था। अब दोस्तों, ये कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है वो बहुत ही मजबूत है, इस पर किसी भी राजा ने, किसी भी विदेशी शक्ति ने विजय प्राप्त नहीं की थी, लेकिन एकमात्र व्यक्ति ऐसा था जिसने विजय प्राप्त की थी, और वो था शाहबाज खां, जो अकबर का सेनापति था, जिसने मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए 3 बार प्रयास किया था। तो ये 1578 ईस्वी के कुंभलगढ़ के युद्ध में इसने कुंभलगढ़ के किले को विजित किया था। जयमल, फत्ता, वीर कल्ला राठौड़, जिसे 4 हाथ वाला देवता कहते हैं, ये तीनों क्या है, एक साथ अकबर के सामने किस युद्ध में किस किले को बचाने के लिए आए थे? तो अकबर के सामने ये तीनों आए थे। ये क्या है, महाराणा प्रताप के साथ थे और बहुत वीर योद्धा थे। तो चित्तौड़गढ़ के किले पर जब आक्रमण हुआ था, तब इन लोगों ने साका किया था, मतलब सॉरी, केसरिया किया था, मतलब आन वान शान के लिए अपनी जान दे दी थी, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो ये वीर योद्धा थे जो चित्तौड़गढ़ के किले को बचाने के लिए अकबर के सामने, अकबर से लोहा लिया था इनने। चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ था? चित्तौड़गढ़ में टोटल 3 साका हुए थे, उनके बारे में बताएंगे आगे। तो तीसरा साका हुआ था 1568 ईस्वी के अंदर। चित्रांगद मौर्य द्वारा चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया, यह कहाँ से पता चलता है, ये कैसे पता चलता है? चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है उसका निर्माण मौर्य सम्राट चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। तो ये कुमारपाल प्रबंध एक ग्रंथ है, उससे पता चलता है। बप्पा रावल ने कब और किसे हराकर चित्तौड़गढ़ का किला जीता था? तो उन्होंने 734 ईस्वी में मान मौर्य नाम के राजा को हरा करके और इस चित्तौड़गढ़ के किले को बप्पा रावल ने जीत लिया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति किसने स्थापित की थी? नाथ द्वारा से संबंधित, तो ये राणा राज सिंह प्रथम ने ये मूर्ति नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित की थी। महाराणा कुंभा द्वारा 9 मंजिला विजय स्तंभ किस खुशी में बनाया गया था? तो महाराणा कुंभा ने क्या है, चित्तौड़गढ़ किले के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया है। तो वो किस उपलक्ष्य में करवाया था? तो उन्होंने सारंगपुर का युद्ध लड़ा था, जिसे मालवा का युद्ध भी कहते हैं, 1437 ईस्वी में, और महमूद खिलजी प्रथम से लड़ा था और उनको पराजित करके विजय हुए थे, और उस खुशी में ये चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, जो 1437 ईस्वी के अंदर सारंगपुर युद्ध में विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के घेराव के समय चित्तौड़ के राजा कौन थे? तो उस वक्त में राणा उदय सिंह थी, जो महाराणा प्रताप के पिताश्री थे। उस वक्त में अकबर ने चित्तौड़गढ़ का घेराव किया था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ था? तो 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में हुआ था, क्योंकि चित्तौड़गढ़ के किले को अकबर द्वारा जीत लिया गया था। तो ये फिर वहां से निकले थे, गोगुंदा में थे, तो गोगुंदा में ही इनका राज्याभिषेक किया गया था। इसके बाद में हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ, उसमें महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार कौन थे? तो मुस्लिम सरदार हकीम खां सूरी थे, ये महाराणा प्रताप के साथ थे। आपको पता होगा हल्दी घाटी के युद्ध में जो महाराणा प्रताप की जो सेना का एक भाग था, उसका नेतृत्व हकीम खां सूरी ने किया था, और अकबर की सेना का नेतृत्व किया था राजपूत मान सिंह ने। तो ये एक अपवाद वाला विषय है कि हिंदू शासक की सेना का नेतृत्व कर रहा है मुस्लिम, और मुस्लिम शासक की सेना का नेतृत्व कर रहा था हिंदू, जो हल्दी घाटी के युद्ध में। राजस्थान के इतिहास का निर्णायक युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? याद रखना, राजस्थान के इतिहास का बोला हूं मैं, राजस्थान के इतिहास का निर्णायक युद्ध तो वो लड़ा गया था 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा और बाबर के बीच जो खानवा का युद्ध हुआ था,
वो राजस्थान के इतिहास का निर्णायक युद्ध हुआ था और इस खानवा के युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, इसी से संबंधित है। भारत के इतिहास में, पहले आपने राजस्थान के इतिहास में पढ़ा, ये भारत के इतिहास में निर्णायक युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो भारत के इतिहास में 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय द्वारा मोहम्मद गोरी के बीच में जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, वो भारत के इतिहास का निर्णायक युद्ध कहा जाता है। तो राजस्थान के इतिहास में खानवा का युद्ध और भारत के इतिहास में तराइन का दूसरा युद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारंगपुर, खानवा, हल्दी घाटी, दिबेर, ये युद्ध हुए थे, वो किस किस के बीच और कब लड़े गए थे? तो सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में राणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के बीच लड़ा गया था। इसमें सांगा की विजय हुई और विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ के किले में करवाया था। फिर खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और राजस्थान के इतिहास का निर्णायक युद्ध माना गया था ये। फिर हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में हुआ, महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ। अकबर की सेना का नेतृत्व मानसिंह कर रहा था, महाराणा प्रताप युद्ध छोड़ करके भाग गया था। मतलब इस युद्ध को अनिर्णायक युद्ध भी कह सकते हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप ने अधीनता या विजय उनकी पराजय स्वीकार नहीं की थी। फिर उसके बाद में दिवेर का युद्ध हुआ था, वो 1582 ईस्वी में हुआ था और ये इसमें अकबर था और महाराणा प्रताप और उसके पुत्र अमर सिंह के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो ये युद्धों की जानकारी थी जो अकबर के साथ में महाराणा प्रताप के या मेवाड़ के शासकों के बीच में हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1881 ईस्वी में मेवाड़ के किस शासक ने सज्जन मंत्रालय का नाम का एक छापाखाना स्थापित किया था और सज्जन कीर्ति सुधारक नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था? तो ये महाराणा सज्जन सिंह के समय में हुआ था। याद रखना, देखो 1881 ईस्वी के अंदर सज्जन मंत्रालय एक तो ये याद रखना, और छापाखाना तो सज्जन कीर्ति सुधारक छापाखाना था। ये इसमें एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन हुआ था जो महाराणा सज्जन सिंह के समय में हुआ था। और इससे संबंधित क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था और किसने प्रकाशित किया था? तो राजस्थान समाचार पत्र था पहला दैनिक समाचार, और 1889 ईस्वी के अंदर मुंशी समर्थदान चारण द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन, बाल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो बाल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना महाराणा सज्जन सिंह ने की थी और ये राजपूत समाज में सुधार स्थापित करने के लिए, राजपूत समाज में जो कुरीतियां थी या उनको सुधार करने के लिए इस हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली के कौन से सुल्तान को गुहिल शासक जैत्र सिंह ने पराजित किया था? तो मतलब जैत्र सिंह जो वीर शासक थे, उन्होंने दिल्ली में जो दिल्ली सल्तनत के शासक था उसको पराजित किया, तो वो था इल्तुतमिश, और उसको भूताला के युद्ध में पराजित किया था। इल्तुतमिश जो गुलाम वंश के शासक थे, इनको पराजित किया था। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? इन्होंने मेवाड़ के राजकुमार कुंवर चूड़ा को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने सौतेले भाई के लिए पूरा राज्य छोड़ दिया था, तो इसलिए इन्हें मेवाड़ का भीष्म पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, 1540 ईस्वी में मावली का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? जो मावली का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में, वो उदय सिंह और बनबीर के बीच में लड़ा गया था। उदय सिंह कौन था? महाराणा प्रताप के पिता। हरमाड़ा का युद्ध क्या था? हरमाड़ा का युद्ध के बारे में देख लेते हैं। तो हरमाड़ा का जो युद्ध था वो 1557 ईस्वी के अंदर उदय सिंह और मेवात के हाजी खां के मध्य लड़ा गया था, और इसमें मारवाड़ के राजा मालदेव ने हाजी खां का साथ दिया, और इस युद्ध में क्या है, हाजी खां की विजय हुई थी। तो 1557 ईस्वी में उदय सिंह और मेवात के हाजी खां के मध्य लड़ा गया था, और जो मारवाड़ का राजा मालदेव था उसकी और उदय सिंह के बीच में कोई अनबन थी, तो ये मौका देख रहा था कि उदय सिंह को नीचा दिखाने का मौका कम मिले, और इस हरमाड़ा के युद्ध में इसे मौका मिला, और ये राजा मालदेव ने हाजी खां का साथ दिया, जिसके कारण से उदय सिंह की पराजय हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेवाड़ के महाराणा मोकल और नागौर के शासक फिरोज खां के मध्य रामपुरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो जो ये युद्ध था 1428 ईस्वी में लड़ा गया था। मतलब मेवाड़ का राणा मोकल और नागौर का फिरोज खां, उसके मध्य एक युद्ध हुआ था। वो कौन सा युद्ध था? रामपुरा का युद्ध, और ये
1428 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रथम उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कौन सा है? किसने किस शासक के शासनकाल में लिखा है? तो मेवाड़ चित्रकला शैली का जो प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। कौन सा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक का ग्रंथ है और कमल चंद द्वारा ये लिखा गया है। मेवाड़ के राजा तेज सिंह के शासनकाल में या उनके समय में ये ग्रंथ लिखा गया है। मेवाड़ के राजा समर सिंह को किस शिलालेख के अनुसार तुर्कों का संहारक और गुजरात का उद्धारक, उदाहरण नहीं है उद्धारक है ये, उद्धारक है ये, तो राजा समर सिंह को किस शिलालेख में लिखा गया है कि ये तुर्कों का संहार करने वाला था और गुजरात का उद्धार करने वाला था? तो किस शिलालेख के अंदर लिखा है? तो ये आबू के शिलालेख में ये जानकारी मिलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? जब चित्तौड़गढ़ से भाग करके और महाराणा प्रताप चला गया था तो उसके बाद वो चावंड गया और चावंड में अपनी राजधानी इन्होंने यहाँ पे स्थापित की थी और यहाँ पे चामुंडा माता का मंदिर भी इसने बनवाया था क्योंकि चामुंडा माता महाराणा प्रताप की आराध्य देवी थी। तो संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? चावंड। मेवाड़ में गुहिल शाखा का अंतिम शासक कौन था? अब गुहिल वंश का अंतिम शासक की बात है तो रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह था। इसके समय में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। वो कब किया था? 1303 ईस्वी के अंदर। और जो पद्मनी को प्राप्त करना चाहता था, यह जानकारी मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत में मिलती है। अब देखिए इससे संबंधित एक कहानी है कि अलाउद्दीन खिलजी को हीरामन नाम के तोता ने ये बताया कि मेवाड़ की जो रानी पद्मनी है वो बहुत ही सुंदर है। तो अलाउद्दीन खिलजी के मन में पाप जागा और अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के लिए आक्रमण करने की ठानी और वहां आया। आकर के उसने कई महीने तक किले का, चित्तौड़गढ़ किले का घेरा देकर रखा। उसके पश्चात जब चित्तौड़गढ़ के किले का घेरा देने से उसे विजय नहीं मिली तो उसने फिर प्रस्ताव भेजा राणा रतन सिंह के पास कि भाई हमें एक बार शीशे में इसके दर्शन करवा दो तो हम चले जाएंगे। तो इस तरह से फिर शीशे में दर्शन करवाए। फिर उसके बाद में इनको किले के अंदर लाया गया। अलाउद्दीन को किले में खातिरदारी की गई। फिर जब एक मतलब राजस्थानी रिवाज है कि कोई मेहमान जाता है तो उसके दरवाजे तक छोड़ने जाते हैं, तो राणा रतन सिंह इसे किले के दरवाजे तक छोड़ने आए थे। तो उस वक्त में इसने बंदी बना लिया। उसके बाद में गोरा बादल इसके सेनापति, उन्होंने दिल्ली सल्तनत से इसको छुड़ाया। वो 16,000 रानियों की डोली गई। ये कई कहानियां इस तरह की इसमें। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य था रानी पद्मनी को प्राप्त करना था और इसने इस कारण से मेवाड़ पर या चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण किया था। आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस शासक के समय पिछोला झील का निर्माण तथा जाबर माइंस से चांदी व शीशे का खनन प्रारंभ हुआ था? जाबर में चांदी और शीशे का खनन कब हुआ था? तो वो राणा लाखा के समय हुआ था। राणा लाखा के समय ये पिछोला झील बनी थी और जाबर जाबर से ये चांदी और शीशे निकाला जाने लगा था। डाकन प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किसने किया और सर्वप्रथम इसे गैर कानूनी किस शासक ने घोषित की? डाकन प्रथा, तो ये प्रयास जवान सिंह ने किया था और 1853 ईस्वी में महाराणा स्वरूप सिंह ने इसको गैर कानूनी घोषित करके इस पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी थी। उसके बाद है महाराणा स्वरूप सिंह ने सती प्रथा पर रोक कब लगाई और अंतिम सती किसे माना जाता है? तो महाराणा जो स्वरूप सिंह था उसने सती प्रथा पर रोक 1861 ईस्वी में लगाई थी और अंतिम जो सती हुई थी वो थी एक दासी थी और उस दासी का नाम था एंजा बाई। तो महाराणा स्वरूप सिंह ने सती प्रथा पे रोक लगाई थी। अंतिम दासी सती एंजा बाई थी जो एक दासी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन कि चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा 1535 ईस्वी में किस राजपूत रानी के नेतृत्व में हुआ था? अब इसमें आपको तीनों शाखा के बारे में बताता हूं। तो जो दूसरा शाखा था वो तो रानी कर्णावती या कर्मावती के नेतृत्व में हुआ था। तो देखिए प्रथम शाखा, देखिए ये प्रथम शाखा 1303 ईस्वी में
जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, राणा रतन सिंह आगे शासक थे, तो उस वक्त में ये मतलब साका हुआ था। और ये क्या है, जो साका हुआ था वो रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ था। रानी पद्मिनी थी, तो पद्मिनी और अन्य स्त्रियां ये जल करके भस्म हो गई थी आग में। और रावल रतन सिंह ने फिर केसरिया किया था, मतलब अपनी इज्जत को बचाने के लिए जान हथेली पे लेकर किले के दरवाजे खोले और अलाउद्दीन की सेना से भिड़े और उसके बाद में वीरगति को प्राप्त हुए। तो ये प्रथम साका था 1303 में। तो ये राणा रतन सिंह के समय हुआ, रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तब हुआ। उसके बाद में दूसरा साका है जो 1535 ईस्वी में हुआ, जो गुजरात के बहादुर शाह के हमले से समय रानी कर्णावती ने जौहर किया था। अब देखिए, जब गुजरात का बहादुर शाह आक्रमण करने के लिए चित्तौड़गढ़ पर आ रहा था, उस वक्त में रानी कर्णावती थी। रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी कि भाई आप मेरे धर्म के भाई हो और बहादुर शाह से हमारी रक्षा करो। और हुमायूं वहां से चित्तौड़गढ़ की रक्षा करने के लिए चल भी दिया था अपनी जगह से, लेकिन रास्ते में बहादुर शाह ने एक पत्र भेजा कि भाई हम एक कौम के हैं और हम एक दूसरे का विरोध करना ठीक नहीं है। तो इस कारण से हुमायूं आया नहीं और बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और रानी कर्णावती ने सभी स्त्रियों को लेकर के जौहर कर लिया था। तीसरा जो साका हुआ था, ये साका या जौहर, वो 1568 ईस्वी में हुआ था। और उस वक्त में अकबर के आक्रमण के दौरान फूल कुंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ और जयमल फत्ता ने केसरिया किया था। तो 1568 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण किया। उस वक्त में राजा वहाँ के राणा उदय सिंह थे, प्रथम महाराणा प्रताप के पिता। और ये जयमल और फत्ता ये वीर सेनानी थे, इनके साथ में कल्ला राठौड़ भी था। तो इन लोगों ने केसरिया किया था। तो तीसरा साका 1568 ईस्वी में राणा उदय सिंह के समय अकबर ने आक्रमण किया और जौहर जो किया था वो रानी फूल कुंवर के नेतृत्व में हुआ था। तो ये 3 जौहर थे। दोस्तों, ये जौहर, साका, केसरिया, इनमें आपको डाउट हो रहा होगा। तो जौहर और साका एक ही चीज है। ये स्त्रियां अपनी इज्जत बचाने के लिए दुश्मन के हाथ ना लग जाए, इस कारण से अग्नि में या पानी में कूद करके अपनी जान दे देना, ये तो साका होता है। और केसरिया वो होता है जो गेट खोल करके दुश्मन से भिड़ जाना, उसमें ये नहीं सोचना कि विजय होगी या पराजय, तो जीते जी मतलब लड़ते लड़ते अपनी जान की बाजी लगा देना, वो होता है केसरिया। तो दोस्तों, ये चित्तौड़गढ़ के जो आपके मेवाड़ का इतिहास है, मेवाड़ के राजवंश से, गोहिल वंश से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसका भाग 1 हमने पढ़ा है। भाग 2 हम कल पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके वीडियो शेयर कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब मिलते हैं कल मेवाड़ के एक और वंश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।